मनोज काफी ज्यादा मेहनती था। अपनी पत्नी के देहांत के बाद मनोज दूसरी शादी नहीं करता और अकेले ही अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को पालता है। मनोज को अपनी दोनों बेटी पूजा और ज्योति को पहचानने में भी कई बार गलतियां हो जाती थी, क्योंकि दोनों जुड़वा जो थी, लेकिन दोनों का स्वभाव भी एक दूसरे से जुड़ा था। एक दिन मनोज दोनों के कमरे में आकर कहता है, देखो बच्चों, मैं भी जानता हूँ कि तुम दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती हो, जिस वजह से मुझे भी कई बार दिक्कत हो जाती है तुम दोनों को पहचानने में। इसलिए आज मैं ज्योति के हाथ पे ये काला धागा बांध रहा हूँ, ताकि ये धागा देखकर मैं पहचान लूँ कि तुम ही ज्योति हो। इतना कहकर वो पूजा के हाथ पर काला डोरा बांधने लगता है और पूजा उसे टोकते हुए कहती है, अरे पापा, ये मैं हूँ पूजा। आप ज्योति दीदी के लिए लाया हुआ काला डोरा मुझे बांध रहे हो, फिर आपको परेशानी होगी। ओह, तुम दोनों ने मुझे बहुत तंग कर रखा है। तुम दोनों में से जो भी ज्योति है वो इस धागे को बांध लो। इतना कहकर मनोज वो डोरा आगे करता है और ज्योति उसको लेकर अपने हाथ पर बांध लेती है, जिसे देखकर पूजा मनोज से कहती है, पापा, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए। आप मुझसे प्यार नहीं करते ना, तभी तो बस ज्योति दीदी के लिए ही डोरा लाए। अरे मेरी बच्ची, जब भगवान ने तुम दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया तो भला मैं कैसे कर सकता हूँ। ये देख, मैं तेरे लिए लाल डोरा लाया हूँ, तू इसे पहन ले। इतना कहकर मनोज दोनों को डोरा देकर चला जाता है और पूजा को डोरा पहना देखकर ज्योति उससे कहती है, वाह यार, तू तो इस काले डोरे में एक नंबर हीरोइन लग रही है। अब ये बता, उस फिल्म ऑडिशन का क्या हुआ जो तू देना चाहती थी पापा से छुपकर? हाँ, मुझे याद है, वो ऑडिशन कल है। मैंने सब तैयारी कर ली है। पापा को इसलिए नहीं बताया कि सेलेक्ट नहीं हुई तो पापा नाराज होंगे। प्लीज तुम भी उन्हें कुछ मत बताना। अगर मेरा हीरोइन के ऑडिशन का सिलेक्शन हो गया तो मैं खुद उनको ये खबर दूंगी, और कम से कम अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुई तो वो उदास तो नहीं होंगे ना। ठीक है मेरी हीरोइन, अब सो जा। कल तुझे ऑडिशन देने जाना है ना, हीरोइन तो बनना भी है ना तुझे। पूजा अपनी सभी तैयारी पूरी करके ऑडिशन देने चली जाती है, जिसके बाद उसकी मुलाकात डायरेक्टर अजय से होती है, जो पूजा को देखते ही सेलेक्ट कर लेता है और उसका ऑडिशन लेने के बाद उससे कहता है, वाओ पूजा, वाओ, व्हाट अ एक्टिंग। क्या एक्टिंग करती हो तुम, जबरदस्त। तुम तो बॉलीवुड पे आते ही छा जाओगी। ये लो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, अगले हफ्ते से शूटिंग चालू हो जाएगी, तो तैयार रहना तुम। थैंक्स सर, आपने मुझे जीने की नई उम्मीद दे दी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने अपनी मूवी के लिए मुझे चुन लिया है। तो यकीन कर लो पूजा अब, क्योंकि अब तुम हीरोइन बनने वाली हो। इस चेहरे की तलाश मुझे कब से थी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, और आज जाके मेरी तलाश पूरी हुई है और अब मैं तुम्हें बहुत बड़ा स्टार बना के मानूंगा। थैंक यू सो मच सर। मुझे नहीं पता था कि आपको मैं इतनी अच्छी लगूंगी। आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया है। सर आप देखना, मैं बहुत मेहनत करूंगी, आपको निराश होने का मौका नहीं दूंगी। इतना कहकर पूजा अपने घर पर आती है। पूजा बहुत ज्यादा खुश थी और घर आते ही खुशी के मारे वो नाचने गाने लगती है। सबको बुलाकर पूजा कहती है, ज्योति, पापा, मेरा सपना पूरा हो गया। मैं हीरोइन बनने वाली हूँ और जल्द ही फिल्मी पर्दे पर और दुनिया पर मेरा राज होगा। मुझे डायरेक्टर ने ये कॉन्ट्रैक्ट और स्क्रिप्ट दी है। मुझे जुड़वा बहनों का रोल करना है और हीरो भी बहुत अच्छा है। मेरी बच्ची, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तू हीरोइन बनने वाली है। देखना पापा, आपकी ये बेटी आपको गरीब नहीं रहने देगी, और आपने जितनी भी मेहनत की है ना हम दोनों को पालने पोसने में, आपको उन सब का अच्छा फल जरूर मिलेगा। अजय को पूजा काफी ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। वो पूजा की तरफ खींचा जा रहा था। पूजा भी खूब मेहनत करने लगी थी। एक दिन अजय पूजा से कहता है, हमारी मूवी आधी बन चुकी है और सब अच्छा चल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि सब अच्छा चले। लेकिन पूजा, मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं तुमको बहुत पसंद करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं चाहता हूँ फिल्मों के बाद तुम मेरी फैमिली में मेरी मदद करो। अजय, मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी आप जैसा जीवन साथी पाकर। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, रात बहुत हो चुकी है। अरे अजय, आप घर जाओ, मैं चली जाऊंगी। सही कह रहे हो आप, रात बहुत हो गई है और मुझे भी यही लगता है कि अब आपको घर जाना चाहिए। ठीक है बाबा, तुम घर ना आराम से जाना और घर जाके कॉल कर देना। वो क्या है ना, मुझे चिंता होती रहेगी। पूजा घर के लिए चली जाती है। तभी कुछ दूर जाने पर ही पूजा का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी वाला भी काफी ज्यादा डर जाता है और वो गाड़ी से उतरता तक नहीं और वहाँ से तुरंत चला जाता है। कुछ लोग पूजा को घायल देखकर हॉस्पिटल ले जाते हैं
और उसके परिवार वालों को ये सब पता चलता है तो वो भी यहाँ आकर कहते हैं, बेटी ये सब क्या हो गया? जरूर तू मस्ती में रोड क्रॉस कर रही होगी। देख टूट गई ना टांग, अब इसे ठीक होने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। ज्योति अब तू मेरे जले पे नमक मत छिड़क, मैं पहले से ही परेशान हूँ और तू और कर रही है। मुझे तो ये चिंता खाई जा रही है कि अब मेरी शूटिंग का क्या होगा। बेटी अभी तू हॉस्पिटल में है और तुझे फिल्मों की चिंता लगी हुई है। पहले तो ठीक हो जा फिर ये सब सोच लियो। हाँ ठीक हो जा, इतनी फिल्म रुक जाएगी और क्या। अब मैं तेरी जगह हीरोइन बनकर तो नहीं जाऊंगी ना। ज्योति के मजाक में बोले गए ये शब्द पूजा की तकदीर बदल देते हैं, जिसके बाद वो अपनी बहन को इमोशनल होते हुए कहती है, ये तूने सही कहा। देख मेरी बहन, अपने गरीब पापा और मेरी किस्मत का सवाल है। प्लीज मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू चली जा कुछ दिन के लिए मेरी जगह हीरोइन बनकर। जब पापा इस डोरे के बिना हमें नहीं पहचान सकते तो कोई और क्या ही पहचान पाएगा। तू पागल हो गई है, हीरोइन बनना तेरा सपना था, मेरा नहीं। मुझे एक्टिंग भी नहीं आती है, तुझे पता है ना। नहीं आती तो आ जाएगी, तुझे मेरी कसम, तू मना नहीं करेगी। ज्योति को अपनी बहन के आगे हार माननी पड़ती है, जिसके बाद पूजा डिस्चार्ज होकर घर पर आती है और 10 दिन के बेड रेस्ट पर चली जाती है। उसकी जगह ज्योति शूट पर जाती है। उसे देखकर अजय कहता है, अरे पूजा कहाँ चली गई थी तुम? तुमको पता है मैं तुमको कितना मिस कर रहा था। ये मुझे मिस क्यों करेगा? ओह फिल्म का काम रुक गया तो इसलिए मिस कर रहा है। अब तो मैं आ गई हूँ ना, चलो शुरू करते हैं शूट। इसके बात करने का तरीका, इसकी हरकतें कुछ अजीब सी है, कुछ तो गड़बड़ है, पता करना होगा। जिसके बाद ज्योति शूट शुरू करती है, लेकिन शक हो जाता है क्योंकि उसकी आंखों में अजय के लिए प्यार नहीं होता। और होता भी कैसे, क्योंकि वो पूजा नहीं ज्योति थी। जिसके बाद शूट खत्म होने पर ज्योति घर पर आती है और पूजा के कमरे में जाकर उससे कहती है, ये सब क्या है? तेरा डायरेक्टर तुझे ऐसे ही घूरता रहता है क्या? आज तो उसने मुझे मिस यू भी बोला। वो बात ये है ज्योति कि मैं उसे पसंद करती हूँ और वो मुझे, इसलिए उसने मुझे मिस यू कहा होगा। पहले बताती ना पागल, अब तो उसे शक हो गया होगा। तभी अचानक उस कमरे में अजय आता है और कहता है, शक तो हो गया था मुझे और यकीन भी पूरा था कि तुम पूजा नहीं हो। इस दुनिया में ना मैंने बहुत लोगों की एक्टिंग देखी है और मुझे पता है कि कैसे कौन किस तरह से बोल सकता है, कैसे कौन किस तरह से एक्टिंग कर सकता है। मैंने कईयों को सिखाया भी है, इसलिए मुझे पता है। और तुम दोनों को देख के मैं आराम से बता सकता हूँ कि तुम दोनों अलग हो। और तो और मैंने कुछ पुरानी और कुछ नई वीडियो देखी, जिसको देखने के बाद मैंने ये नोटिस किया कि एक के हाथ में लाल डोरा है तो दूसरे के हाथ में काला। उसके बाद मैंने तुम्हारा पीछा किया और मुझे सच का पता चल गया। प्लीज अजय आप नाराज मत होना, मैं आपको सब बताती हूँ कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। जिसके बाद पूजा अजय को एक्सीडेंट से लेकर अब तक की सारी कहानी बताती है। तभी वहाँ पर मनोज भी आ जाता है और अजय सब कुछ सुनकर पूजा की सिचुएशन को समझता है और उससे कहता है, अब तुम लोगों ने जो किया है उसकी सजा तो मिलेगी तुम लोगों को। क्या सजा सर? मेरी जो मूवी है ना, उसमें तो तुम्हें भी पता है कि 2 बहनों की कहानी है, वो भी जुड़वा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जुड़वा बहनें उन 2 जुड़वा बहनों का कैरेक्टर करो। सर इसका मतलब मुझ गरीब की ये दोनों बेटियां हीरोइन बन जाएंगी? हाँ जी अंकल जी, मैं तो यही चाहता हूँ कि आपकी दोनों बेटी मेरी पिक्चर में काम करे। जिसके बाद ये बात सुनकर मनोज, ज्योति और पूजा तीनों खुश हो जाते हैं और इस तरह गरीब मनोज की दोनों बेटी हीरोइन बन जाती हैं। और समय के साथ अजय पूजा से शादी कर लेता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अंजलि अपने बेटे संजय, बहू रुचि और पोती पीहू के साथ कानपुर में रहती थी। अंजलि का भरा पूरा परिवार था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अंजलि को पोते का बहुत चाव था। वो पोते के लिए हमेशा अपनी बहू के पीछे पड़ी रहती है, लेकिन रुचि हमेशा अपनी सास की बात को टाल जाया करती थी। एक सुबह के समय रुचि डाइनिंग टेबल पर बैठी इमली की चटनी बना रही होती है। तभी अंजलि वहाँ आती है। इमली की चटनी लेकर बैठी है तो सुबह सुबह, मतलब कोई खुशखबरी है। भगवान ने लगता है मेरी सुन ली है, मुझे पोता मिलने वाला है। सदा सुखी रहे बहू, तूने मेरी बात सुन ली। माँ जी आप शांत हो जाइए, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। थोड़ा धीरे बोलिए, आस पड़ोस वाले सुन लेंगे तो सुन ले। मैं जोर जोर से चिल्ला कर सबको बताऊंगी कि मेरे घर पोता आने वाला है। सदा सुखी रहे बहू तू, कब से मैं तुझसे पोता मांग रही थी। बहू मुझे पोता दे दे, पोता दे दे। आखिरकार तूने मेरी बात मान ली।
माँ जी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। पहले आप मेरी बात तो सुनिए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं तो खुशी से नाचूंगी। मेरी बहू ने मुझे पोता दिया है, मेरे घर पोता आने वाला है। अंजनी पोता आने की खुशी में पूरे घर में घूम घूम कर नाच रही होती है। तभी संजय अपनी बेटी पीहू को लेकर वहाँ आता है और अंजनी को नाचते देखकर हंसने लगता है। अरे क्या हुआ माँ, आज आप बड़ी खुश लग रही हैं। कौन सी जन्नत मिल गई आपको, जरा मुझे भी तो बताइए। बेटा मैं तो बहुत खुश हो गई कि तूने मेरी तमन्ना पूरी कर दी है और मुझे पोता मिलने वाला है। माँ मेरे ख्याल से तो मैं आपका इकलौता ही बेटा हूँ, और जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने आपको कोई पोता नहीं दिया, बल्कि एक पोती दी है जो आपके सामने खड़ी है। तो आपको पोता कहाँ से मिल गया? नींद में हो क्या माँ आप? मैं नींद में नहीं हूँ। लगता है तुझे अभी तक तेरी बीबी ने अपने माँ बनने की खुशखबरी नहीं दी है। क्या ये कैसे हो सकता है? तुम सच में माँ बनने वाली हो? चुप करिए आप, आपको नहीं पता कि मैं माँ बनने वाली हूँ या नहीं। सब आपकी वजह से हुआ है। माँ जी को पोता पाने के चक्कर में ना पागल हो गई है वो, और कुछ नहीं। उन्होंने मुझे सुबह इमली की चटनी बनाते हुए देखा, बस शुरू हो गई, मुझे पोता मिल गया, मुझे पोता मिल गया। तू ये क्या कह रही है बहू? इसका मतलब तू पेट से नहीं है? मैं बिना बात ही खुश हो रही थी। शुक्र है आपको तो मेरी बात समझ में आई। मैं ये इमली की चटनी संजय जी के लिए बना रही थी। इन्हें आलू के पराठों के साथ इमली की चटनी पसंद है ना, इसलिए। रुचि की बात सुनकर अंजनी उदास हो जाती है और जाकर चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है। तभी संजय उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ता है। माँ मुझे अब और बच्चे नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे एक लड़की दी है और आपको पोती। मुझे इसे अच्छे से पढ़ा लिखा कर किसी लायक बनाना है, बस इसलिए आप ये पोते का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। पापा दादी को क्या हुआ? ये अभी तो हंस रही थी, अब सैड क्यों हो गई? बताओ दादी, मुझे बताओ क्या हुआ आपको? बेटा आप एक काम करो, आप मेरे साथ चलो, दादी को अकेला छोड़ दो, आपको स्कूल के लिए देर हो रही है ना। संजय इतना कहकर पीहू और रुचि को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अंजनी अपने मन में सोचती है, बेटा मैं तो तेरी माँ हूँ, अपने घर का चिराग तो मैं तुझसे लेकर रहूंगी। पोता तो तू मुझे जरूर देगा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अंजनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और अंजनी अपने बहू बेटे को हमेशा करीब रखने की कोशिश करती है ताकि उससे पोता मिल सके। एक दिन रात के समय संजय अपने कमरे में लेटा होता है, तभी रुचि वहाँ आती है। पीहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। उसे सोना नहीं है क्या अभी? वो माँ जी के साथ ना माँ जी के कमरे में है। माँ जी कह रही थी कि उसे आज वो अपने साथ ही सुलाएंगी। लेकिन क्यों? उसे मेरे बिना नींद नहीं आती है और ना ही मुझे उसके बिना। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। रुकिए ना, ऐसे भी उसकी वजह से हमें पर्सनल टाइम कहाँ मिलता है। अब मिला है तो थोड़ी देर बातें करते हैं आराम से। कौन सा किसी पराये इंसान के पास है, उसकी दादी है वो। हाँ वो तो है, क्या करें, पीहू के आने के बाद सब कुछ बहुत बिजी हो गया है। आपसे एक बात कहूँ, अगर आप गुस्सा ना करे तो। हाँ बोलो, क्या बोलना चाहती हो तुम? क्या हम एक और बच्चे के बारे में नहीं सोच सकते? माँ जी हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, बहू मुझे पोता दे दे, मुझे पोता दे दे। आप भी बताओ ना, मैं उनको क्या जवाब दूँ? यार अब तुम भी माँ की तरह शुरू मत हो जाओ। तुम जानती हो ना कि मैं एक और बच्चा नहीं पाल सकता और न ही मैं चाहता हूँ। मेरे लिए एक ही बहुत है, मैं इसी की परवरिश अच्छे से कर लूँ, यही मेरे लिए बहुत है। संजय और रुचि एक दूसरे को गले लगाकर लेटकर बातें कर रहे होते हैं। तभी उनकी बच्ची पीहू भागते हुए उनके कमरे में आ जाती है। उसको रोकने के चक्कर में अंजनी भी कमरे के अंदर आ जाती है। अंजनी को देखते ही दोनों बैग से खड़े हो जाते हैं। माफ करना बेटा, वो पीहू को पकड़ने के चक्कर में मैं गलती से अंदर आ गई। बेटा तुम मेरे साथ चलो, आज पीहू दादी के साथ सोएगी। नहीं, मैं दादी के साथ नहीं, मम्मी और पापा के साथ सोऊंगी। अरे नाच बेटी, तू इनके साथ सोएगी तो बहू मुझे पोता कैसे देगी? बेटा तू मेरे साथ चल, जो तू मुझसे मांगेगी मैं वो तुझे दूंगी। नहीं, मैं पापा के साथ ही सोऊंगी। कोई बात नहीं माँ जी, आप जाइए, ये नहीं जाने वाली है। अगर आप इसे ले जाएंगी तो खुद रात में नहीं सो पाएंगी। रुचि के कहने पर अंजनी वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन रुचि रसोई में खाना बना रही होती है। तभी अंजनी वहाँ आती है। बहू मुझे पोता दे दे, मेरी आखिरी इच्छा तो पूरी कर दे। माँ जी आप पोता तो ऐसे मांग रही हैं जैसे मार्केट की शॉप में लगी कोई शो पीस हो, जो आपके कहते ही मैं उसे लाकर आपको थमा दूं। मैं अकेली कैसे दे दूं आपको पोता? बहू
तू संजय को मनाने की कोशिश तो कर, एक पत्नी होकर अपने पति को रिझा नहीं सकती है क्या, ताकि मेरा वंश भी आगे बढ़ जाए। माँ जी, मैं क्या करूँ, मुझे ये सब करना नहीं आता, आप बताइए। अपने पति के साथ टाइम बिता, उससे प्यारी प्यारी बातें कर, ताकि वो तेरे पास रहे, तुझसे दूर ना जाए। एक बार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर, अच्छे से तैयार होके बंधन के जा। अपनी सास के कहने अनुसार रुचि ज्यादातर अपने पति के करीब रहने की कोशिश करना शुरू कर देती है। जब तक वो घर में है, वो उसके पास ही रहती। एक दिन सुबह के समय संजय मॉर्निंग वॉक से घर आता है और बाथरूम में जाने लगता है। तभी अंजनी बोलती है, बेटा, बहू को भी साथ में लेकर चले जा। माँ, आपको पता है ना मैं कहाँ जा रहा हूँ? नहीं, लेकिन जहाँ भी जा रहा है इसे अपने साथ ले जा। अच्छा, बाथरूम जा रहा हूँ, ले जाऊँ इसे भी अपने साथ? नहीं, मुझे नहीं जाना है, आप अकेले ही जाइए, वहाँ मेरा क्या काम। नहीं नहीं, चलो चलो ना। वैसे भी आजकल तुम दोनों सास बहू का दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा है, दिमाग खराब कर रखा है तुम दोनों ने। संजय इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है। तभी एक दिन वो सोफे पर बैठकर अपना लैपटॉप सामने रखकर वीडियो कॉलिंग पर मीटिंग कर रहा होता है। तभी रुचि भी वहाँ आकर बैठ जाती है और जोर से संजय का हाथ पकड़ लेती है। तभी संजय जल्दी से लैपटॉप बंद कर देता है। उठो, जल्दी उठो यहाँ से। और पहले तुम ये बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। आजकल तुम्हारी हरकतें बहुत अजीब हो गई हैं, हमेशा फेविकॉल की तरह चिपकी रहती हो। देखिए, आप मुझसे ना ऐसे लेवल गिराकर बात मत कीजिए। मैं किसी और की नहीं चिपक रही हूँ, बल्कि अपने पति से ही तो चिपक रही हूँ। भगा कर नहीं लाए हैं आप मुझे, शादी करके लाए हैं। इज्जत से बात कीजिए मुझसे। अच्छा जी, खुद गलती करके मुझे सुना रही हो। यहाँ पर तैयार होकर लैपटॉप के सामने पूजा करने तो नहीं बैठा हूँ जो तुम मेरा साथ देने आ गई हो। तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना कि मैं काम कर रहा हूँ? नहीं समझ में आया मुझे। वैसे भी आपको काम के सिवा और कुछ दिखाई कहाँ देता है। दिखाई तो मुझे बहुत कुछ दे रहा है। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही चिपक रही हो मुझसे। कुछ नहीं, छोड़िए, कर लीजिए अपना काम। रुचि इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन संजय भीगते हुए ऑफिस से घर आता है और रुचि उसके लिए कॉफी लेकर रूम में आती है। वो कॉफी रखकर रूम से जाने लगती है। तभी संजय उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उससे सॉरी बोलता है, जिसके बाद दोनों एक साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। समय बीता है। तभी रुचि एक दिन डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो घर आकर ये खुशखबरी अपनी सास को सुनाती है, जिससे सुनकर वो पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती है। इस तरह से अंजनी को अपना पोता पाने की इच्छा पूरी होने की एक आस मिल जाती है। दीक्षित हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था, आंखों में आंसू और होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए। पिया उसके हाथ को चूमते हुए बोलती है, सुनिए, आप हौसला मत हारिए, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और फिर मैं आपको बादाम का हलवा बनाकर खिलाऊंगी। पिया, अब ये बेकार की कोशिशें मत करो। तुमने अपनी सारी जिंदगी बस मुझे खुश करने में निकाल दी, पर मैं तुम्हें खुशी नहीं दे पाया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ मत कहिए, आपकी पिया है ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, अब ये मौत मुझे बहुत खास लग रही है, क्योंकि तुमने जिंदगी का हर पल इतना खुशनुमा बना दिया कि अब मैं खुशी। दीक्षित 4 साल से एक दूसरे को डेट करने के बाद आखिरकार अपने घर वालों की रजामंदी से दीक्षित और पिया की शादी हो गई थी। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सुहाग रात की रात जब दीक्षित पिया का घूंघट उठाता है तो उसके बाद उसके माथे को चूमकर बोलता है, कितना वेट किया है इस पल का। आज मेरी जिंदगी की सब ख्वाहिश पूरी हो गई हैं। तुम अब सिर्फ मेरी हो और सिर्फ मेरी हो जान। मैं तो हमेशा से आपकी थी और आपकी ही रहूंगी। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और अपनी सुहाग रात को एंजॉय करते हैं। अगली सुबह जल्दी उठकर पिया घर का सारा काम खत्म कर देती है और सबके लिए नाश्ता भी बना देती है। साथ ही वो दीक्षित के कपड़े अलमारी से निकालकर प्रेस कर देती है और उसे उठाते हुए बोलती है, सुनिए, उठ जाइए, सुबह हो गई है। आज शर्मा जी के साथ आपकी मीटिंग है। मैंने नाश्ता भी बना दिया है, जल्दी से रेडी हो जाइए। गुड मॉर्निंग माय सनशाइन।
सूरज से ज्यादा चमक तो तुम्हारे इस प्यारे से चेहरे में है। अजी सुबह सुबह रोमांस सूझ रहा है, क्या बात है। जल्दी से तैयार हो जाइए, बाथरूम में हल्का गर्म पानी रख दिया है, टॉवल रख दिया है और हाँ ऑर्डर भी लगा दिया है आपका पसंदीदा जैस्मिन वाला। सब रख दिया, तुम भी चलो, तुम्हारी कमी है। आप भी ना, हटो, काम करना है मुझे। पिया शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है और थोड़ी देर बाद सभी लोग नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करने बैठ जाते हैं। तभी उसकी सास मोहिनी बोलती है, सच में बहू, तू मेरे और मेरे बेटे का इतना ख्याल रखती है कि एक चम्मच तक नहीं उठाने देती मुझे खुद से। पिया वो जी हाँ, मुझे पता है, ये लीजिए बादाम का हलवा। मुझे पता था आज आपका मीठा खाने का मन है, इसलिए मैंने पहले ही बना दिया था। अच्छा, और हाँ जी, आपके ब्लैक वाले जूते रेडी कर दिए हैं, आपका रुमाल आपकी पैंट की राइट वाली पॉकेट में है, लैपटॉप आपके बैग में रख दिया है, आपका वॉलेट और गाड़ी की चाबियाँ टेबल पर रख दी हैं। अरे अरे बहू, बस कर, सांस ले ले। सच में पिया, तुम तो मुझे मुझसे ज्यादा जानती हो। एक पल को मैं कुछ भूल सकता हूँ, पर तुम नहीं। अरे बस बस, बहुत हो गई मेरी तारीफ, अब नाश्ता कर लो सब। नाश्ता करके दीक्षित ऑफिस के लिए निकल जाता है और मोहिनी टीवी देखने लगती है। पिया घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद उसके फोन पर दीक्षित का कॉल आता है और वो उससे बोलता है, क्या कर रही हो जान? जी कुछ नहीं, बस घर का काम। अच्छा सुनो ना, वो शर्मा वाली फाइल मैं घर पर ही भूल गया, वो भिजवा दो। ऐसा कभी हो सकता है कि मेरे होते हुए आप कुछ भूल जाए? मैंने मुरारी भैया को भेज दिया है, आपकी फाइल आप तक पहुंच जाएगी। यार सच में तुम मेरी लाइफ की एंजल हो एकदम, कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले उसे सॉल्व कर देती हो। इतना कहकर दीक्षित फोन रख देता है और यूं ही वक्त बीतता जाता है। पिया आगे से आगे दीक्षित के हर काम को कर दिया करती। ऐसे ही एक रात दीक्षित देर से घर आता है और जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है, वो देखता है कि कमरे में चारों तरफ मोमबत्तियां जली हैं और अच्छा सा रोमांटिक म्यूजिक बज रहा है। तभी कमरे में रेड कलर की साड़ी पहने पिया आती है और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम कर बोलती है, एक आरज़ू थी मेरी, कभी यूं मुलाकात हो, तेरे होठों पे हो होठ मेरे और चांदनी रात हो। क्या बात है जान, इतना कातिलाना अंदाज क्यों? क्योंकि आज वो दिन है जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी और पहली नजर में ही तुम्हारी हो गई थी। सच में यार, तुम मुझे हर दिन इतना स्पेशल फील करवाती हो कि दुनिया में मैं सबसे स्पेशल पति हूँ जिसको इतनी केयरिंग बीवी मिली है। मैं सारी उम्र तुमसे यूं ही मोहब्बत करना चाहती हूँ। मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हारी आंखों में आने वाला एक भी आंसू। तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरी जिंदगी है और मैं हमेशा तुम्हें और तुम्हारी खुशियों को अपनी लाइफ में सबसे ऊपर रखूंगी। ओह माय लव, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माई लवली हबी। ऐसे ही वक्त बीतता है और गुजरते वक्त के साथ साथ दीक्षित और पिया का प्यार और ज्यादा गहरा हो जाता है। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था और वो पिया की जिंदगी में गम के बादल लेकर आती है। दीक्षित की तबीयत खराब होने लगती है। पिया उसे बहुत सारे डॉक्टर के पास लेके जाती है, पर उसे कहीं से आराम नहीं आता। बात इतनी बिगड़ जाती है कि दीक्षित को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है, जहां डॉक्टर उसके बहुत सारे टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर पिया और मोहिनी से बोलते हैं, जी देखिए, आपके बेटे को लास्ट स्टेज का कैंसर है। उनके पास बहुत कम वक्त बचा है। आप उनको जितनी खुशियाँ दे सकते हैं और जितना अच्छा उनको महसूस करवा सकते हैं करवाइए, क्योंकि अब वो ज्यादा दिन तक ये सब नहीं देख पाएंगे। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद मोहिनी बोलती है, बहू ये सब क्या हो गया? नहीं नहीं, मेरे दीक्षित को कुछ नहीं हो सकता ना बहू। माँ जी संभालिए खुद को, मैं दीक्षित को कुछ नहीं होने दूंगी, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। कुछ देर बाद दीक्षित को होश आता है और वो तीनों घर वापस आ जाते हैं। अब पिया दीक्षित का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगती है, पर वो कहते हैं ना, जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। ऐसे ही एक रात दीक्षित पिया की गोदी में सर रखकर सो रहा होता है। तभी उसको तेज की खांसी होने लगती है और उसका बदन दर्द से टूटने लगता है, जिसके बाद दीक्षित करहाते हुए बोलता है, ये मुझे क्या हो रहा है? इतना दर्द एक साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको कुछ नहीं होगा माँ जी, जल्दी आइए, दीक्षित को हॉस्पिटल लेकर जाना है। आप हिम्मत रखिए, मैं हूँ ना। ये सब क्या हो रहा है पिया? पिया
मोहिनी और पिया जल्दी से दीक्षित को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उसे आईसीयू में एडमिट कर देते हैं। होश में आने के बाद उसे सब पता चल जाता है कि उसे कैंसर है। आज तक उसके परिवार वालों ने उससे इस बात को छुपा के रखा था। तभी पिया उसके पास आती है, आंखों में आंसू और होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए। पिया उसके हाथों को चूमते हुए बोलती है, सुनिए, आप हौसला मत हारना। मुझे पक्का यकीन है आपको कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर मैं आपको बादाम का हलवा बनाकर खिलाऊंगी। पिया, अब ये सब बेकार की कोशिशें मत करो। तुमने अपनी सारी जिंदगी बस मुझे खुश करने में निकाल दी, पर मैं तुम्हें खुशी नहीं दे पाया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ मत कहिए। आपकी पिया है ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, अब ये मौत मुझे बहुत खास लग रही है, क्योंकि तुमने जिंदगी का हर पल इतना खुशनुमा बना दिया कि अब मैं खुशी। दीक्षित, दीक्षित कुछ बोलो ना, प्लीज बोलो। उठो ना, मुझसे बात करो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। प्लीज उठ जाओ। पिया के लाख उठाने पर भी दीक्षित नहीं उठता, क्योंकि वो तो एक गहरी नींद में सो चुका था। दीक्षित के बाद मोहिनी अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो पागल हो जाती है। तो वहीं पिया अपनी और अपनी सास की देखभाल करती है और उसकी जिंदगी में अब ना स्पेशल पति बचता है और ना ही कोई खुशी। ये कहानी है लालू की। लालू की खुद की सुनार की दुकान थी। लालू सुनार की दुकान में लोगों के गहने बनाता और उस पैसे से अपने घर का खर्चा चलाता। लालू जितना ही ईमानदारी से अपनी दुकान को चलाता, उसकी बीवी उतनी ही लालची थी। लालू अपने सोने की छोटी सी दुकान से बहुत खुश था। ऐसे ही एक दिन लालू अपनी दुकान से एक घर आता है तो लालू की बीवी विमला उसे देखकर कहती है, आ गए जी सुनार की दुकान से। और कैसा रहा आज का काम? क्या बताओ तुम्हें, बस चल रही है छोटी सी दुकान जैसे तैसे भगवान के नाम पर। जिस हिसाब से तुम दुकान चलाते हो, तुम्हारी दुकान तो बढ़ने से रही। थोड़ी चालाकी भी आनी चाहिए। हाँ बिमला, तुम सही कह रही हो। ये शराफत से कुछ नहीं हो पाता है। अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत चालाकी होगी तभी कुछ बढ़ोतरी होगी दुकान में। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन लालू अपनी दुकान में सुनार की कारीगरी कर रहा होता है कि तभी उसकी दुकान में एक औरत आती है जिसका नाम कमला था, जो कि लालू की दुकान में घुसती है और उससे कहती है, लालू जी कैसे हैं? बहुत सुना है आपकी दुकान के बारे में। अगर असली सोना चाहिए तो लालू की एकमात्र पुरानी दुकान पे आइए, तभी तो आई हूँ आपके पास। हाँ जी, आपने सुना तो बिल्कुल ही सही है। और बताइए क्या क्या बनवाना है आपको? मेरी बेटी की कुछ दिनों में शादी है, जिसके लिए मुझे कुछ गहने बनवाने हैं। नए डिजाइन के गहने दिखा दीजिए। अगर मुझे कुछ पसंद आता है तो मैं उसी तरह के डिजाइन में अपनी बेटी के लिए कुछ गहने बनवाऊंगी। लालू उसके सामने बहुत से हार, सोने के कंगन के डिजाइन और पायल रखता है। कमला भी सभी गहनों की डिजाइन देखने लगती है और उसमें से एक हार को उठाती हुई लालू से कहती है, मुझे ये हार का डिजाइन बहुत पसंद है। आप ऐसा करना कि ऐसा डिजाइन का हार ही मेरी बेटी के लिए बनवा दीजिए। ठीक है बिमला बहन, जैसा आप कहोगी वैसा ही गहना बना दूंगा मैं। और आपकी बेटी खुश होगी, उसके घर वाले भी खुश हो जाएंगे। आप पहले पेमेंट कर दीजिए, कुछ एडवांस भी दे देना। और हाँ बिमला बहन, आपको तो पता है ना कि मेरी दुकान कितनी छोटी सी है। अभी इतने ऑर्डर लेता भी नहीं हूँ मैं। ठीक है लालू भाई, अब चिंता मत करिए, मैं आपको एडवांस पैसे दे देती हूँ ताकि आप समय पे ये गहने तैयार कर दें। इतना कहने के बाद वो कस्टमर लालू के हाथ में कुछ एडवांस पैसे देते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद उसकी दुकान में एक बूढ़ी औरत मालती आती है, जिसके हाथ में एक बहुत पुरानी सोने की चैन थी, जिसे वो लालू के हाथ में देते हुए उससे कहती है, बेटा ये हार बहुत पुराना है और यहाँ का सोना भी नहीं है। ये मेरे पति ही गांव से लेकर आए थे और तुम्हें तो पता ही है कि वहाँ का सोना कितना दमदार होता है, लेकिन यहाँ के पानी से पता नहीं क्यों ये काला पड़ता जा रहा है और मुझे फिर से इस हार को चमकते हुए देखना है। लालू उस चैन को बहुत गौर से देख रहा होता है कि तभी मालती लालू से कहती है, अरे अब बस घूरता ही रहेगा या कुछ बोलेगा भी? कर भी पाएगा इसे नए जैसा या नहीं? अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं इस हार को बिल्कुल नया जैसा बना दूंगा। आपको तो यकीन भी नहीं होगा कि ये पुराना भी हुआ करता था।
अच्छा, तो कितना रुपया लेगा इसको पहले जैसा करने के लिए? उतना ही लियो जितना जायज हो। अरे नहीं नहीं, जो जायज होगा मैं वही लूंगा। ईमानदार इंसान हूँ, मेहनत की 2 रोटी कमाता हूँ और वही खा के अपना और अपने परिवार का पेट भरता हूँ। मैं आपके साथ धोखा नहीं करूँगा। इसको जब मैं पहले जैसा बना दूंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि कितनी मेहनत लगी है और क्या क्या लगा है। आप तब आके पैसे दे दीजिएगा। अभी आप जाइए। कुछ देर बाद वो बूढ़ी औरत अपना सोने का पुराना हार उसको रिपेयर करने के लिए देकर चली जाती है और पूरे दिन में उसकी दुकान पर बहुत से ग्राहक आते हैं, जिनमें से कुछ एडवांस पैसे देकर जाते हैं तो कुछ अपने पुराने गहने। ऐसे ही समय बीतता है और ढलते दिन के साथ लालू अपनी दुकान को बंद करता है। लेकिन आज लालू अपनी दुकान में से सभी गहनों और पैसों को एक अटैची में भरते हुए उसको लेकर अपने घर आता है। विमला लालू के हाथ में सामान को देखकर कहती है, ये क्या है? दुकान का सारा सामान लेके आप घर क्यों आ गए हो? कुछ नहीं बिमला, हम ये सोने और ये पैसे को लेके भाग रहे हैं यहाँ से रातों रात। हमें यहाँ से निकलना है और आज इतनी कमाई हुई है, इन पैसों को लेकर एक नई जगह जाके एक नई दुकान खोल सकते हैं। लालू को उन सोने के सामान और लोगों के दिए हुए एडवांस पैसों पर लालच आ जाता है और वो लोगों के सभी पैसे और सोना लेकर वहाँ से अपनी बीवी के साथ भाग जाता है। अगले दिन सुबह सभी कस्टमर लालू की दुकान पर आते हैं और दुकान पर ताला देखकर लोगों से पता करते हैं, जिसके बाद उन्हें पता लगता है कि लालू अपनी दुकान खाली करके वहाँ से भाग गया है। सभी लोग अपने हाथ पर सर मारते हुए दुकान के पास बैठकर लालू को कोसते हुए कहते हैं, अरे ये क्या हो गया भैया, इतना भरोसा करके हमने इसको पैसे दिए, कुछ गहने दिए और इसने हमारे साथ गद्दारी की, कभी भला नहीं होगा तेरा। इधर लालू एक नई जगह आकर अपनी दुकान खोलता है और लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि लालू किस तरह का आदमी है। ऐसे ही समय बीतता है और वो यहाँ भी लोगों के असली गहने की कॉपी नकली गहनों में बदलकर उन्हें ही बेच दिया करता। ऐसे ही समय बीतता है। अब लालू अपनी बेटी मेघना की शादी एक पैसे वाले परिवार से करता है। विदाई के समय लालू को कुछ गहने अपनी बेटी को देने थे। लालू का लालच तो अब सर पर चढ़कर बोल रहा था। कुछ देर बाद वो अपनी कमरे में जाता है और अपनी पोटली में से गहने निकालते हुए अपने मन में कहता है, अरे एक काम करता हूँ, अपनी बेटी को भी सोना क्यों दूं, उसे भी नकली गहने दे देता हूँ, कौन सा उनको पता चलेगा। और वैसे भी इतने अमीर लोग हैं, अरे कौन सा देखेंगे कि गहने असली है ये नकली है। कम से कम खर्चा तो बचेगा मेरा। लालू फटाफट नकली गहनों को लेकर अपनी बेटी के पास आता है और पूरे ससुराल वालों के सामने उसके आंचल में गहनों को देते हुए अपनी बेटी को पूरे विधि विधान से विदा करता है। ऐसे ही समय बीतता है। मेघना की सास सुधा अपनी बहू के कमरे में जाती है और उसके पास जाकर उससे कहती है, बहू क्या कर रही है? अच्छा सुन, तेरे मायके से जो गहना आया था ना, उन सभी गहनों को जरा तू मुझे दे। हमारे घर का जो सुनार है ना, उसको दिखाना है कि किसका कितना वजन है और कितना नहीं। और अगर तुझे कुछ पसंद आए तो तू कुछ और भी ले लियो। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपको सभी गहने लाकर दे देती हूँ। अपनी सास की बात सुनकर मेघना अपनी अलमारी में से अपनी सभी गहनों को निकालकर अपनी सास को देती है। कुछ देर बाद सुधा के घर में सुनार आता है, जिसके बाद उसकी सास उसे वो गहने देते हुए कहती है, ये ले, जरा बता दे ये जो सोना है इसमें कितना वजन है और कितने तोले का है ये। सुनार सोने को हाथ में उठाकर पहले ही नजर में पहचान जाता है कि ये सोना नकली है और वो हंसते हुए सुधा से कहता है, क्या सुधा दीदी, आप भी सुबह सुबह अच्छा मजाक कर रही हो, ये हाथ में नकली सोना थमा के। तेरा दिमाग खराब है क्या? असली सोना है, असली। बहू को दहेज में उसके बाप ने जो दिया है। सुधा की बात सुनकर सुनार उस सोने को और अच्छे से देखने लगता है और सुधा से कहता है, देखो सुधा दीदी, ये सभी गहने नकली है और अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो आप कहीं और से भी पता करवा लो। नहीं नहीं, अब तू कह ही रहा है तो ये नकली ही होंगे। मैंने सुना तो था कि ये लालू सोने के मामले में बहुत बड़ा लालची इंसान है, लेकिन ये अपनी बेटी के साथ भी इसी तरह से लालचीपन दिखाएगा, ये तो मुझे नहीं पता था। लेकिन अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, उन सभी लोगों को अपने साथ लेकर उसके घर जाऊंगी, तब दूध का दूध और पानी का पानी करूंगी। सुधा सभी गहनों का सामान उठाती है और वहाँ से लेकर चली जाती है और लालू के घर जाती है। विमला सुधा को अचानक से घर में देखकर हैरान हो जाती है और उसे आने का कारण पूछती है।
सुधा जी, आप यहाँ आइए ना, अंदर आइए, बाहर क्यों खड़ी हैं? कोई अंदर बंदर नहीं आ रही है। तुम्हें क्या लगा औरों की तरह ये लालची लालू मुझे भी बुद्धू बना देगा? ये पकड़ अपने नकली गहने। और तुझे शर्म नहीं आई? अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा तूने। इससे पता चलता है कि तू कितना बड़ा लालची सुनार वाला है। सुधा की बात सुनकर लालू को भी लगने लगा था कि सच में उसकी ये लालच अब दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। जिसके बाद वो सुधा और अपनी बेटी से माफी मांगता है और उसके लिए नए गहने बनवाता है जो कि पूरी तरह से असली होते हैं, और जिनके भी गहने और पैसे उसने अब तक लूटे थे उनको उनका सामान वापस भी करता है और एक छोटी सी दुकान ईमानदारी के साथ चलाना शुरू करता है। राहुल, रिया, रुचि और साहिल चारों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक साथ एक कॉलेज में ही पढ़ते थे। साहिल बहुत पैसे कमाना चाहता था, बड़ा आदमी बनना चाहता था, जिसके चलते वो हमेशा अपना देश छोड़कर बाहर जाने की बात करता था। वो हमेशा ही इंडिया की बुराई करता था। वहीं राहुल हमेशा इंडिया के सपोर्ट में रहता था। कई बार दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस हो जाती थी। एक दिन चारों एक साथ कॉलेज के लिए जा रहे होते हैं कि तभी एक गाड़ी तेज रफ्तार से उनके आगे से गुजरती है और सड़क में गड्ढे में भरा हुआ पानी साहिल के ऊपर आ जाता है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अबे अंधा है क्या? अबे गाड़ी रखता है तो लोग दिखाई नहीं देते चलते हुए? अबे गाड़ी रोकता ना तब तुझे बताता मैं। सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे। अरे भाई शांत हो जा तू। अब इसमें उसकी क्या गलती है? हमारे सड़क पर गड्ढे ही तय हैं, वो भी बेचारा क्या करे, कितना देखकर चलाए। सही कहा राहुल ने। अब इतना ओवर रिएक्ट तो मत करना, ज्यादा खराब तो नहीं हुए ना तेरे कपड़े? हाँ हाँ, तुम लोग तो अब यही कहोगे ना, तुम लोग तो अपने देश के सच्चे भक्त हो। भला तुम अपने देश की बुराई कैसे कर सकते हो? भाई तू कहाँ की बात कर रहा है और कहाँ से लेकर जा रहा है इस बात को? अब छोड़ना इन बातों को। क्यों मूड खराब कर रहा है अपना, वो भी सुबह सुबह? यार मैं तो बस अपनी पढ़ाई पूरी होने का वेट कर रहा हूँ। अरे उसके बाद ना मैं यहाँ से विदेश चला जाऊंगा। किसी दूसरे देश में जाके ना एक अच्छी सी जिंदगी जीऊंगा। दुनिया की ना हर फैसिलिटी होगी मेरे पास। अरे देख, विदेश में क्या कुछ नहीं होता है। अरे अच्छे अच्छे घर होते हैं, सड़कें होती है। हमारे यहाँ क्या है, जगह जगह सड़कों पे गड्ढे। अरे क्या फायदा ऐसे देश में रह के? मैं तो चला जाऊंगा यहाँ से। तुम लोगों को जाना है ना, तुम लोग भी चले जाना। अरे मत रहो यहाँ पे। अरे बहुत पैसा है विदेश में, बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी भाई, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तुम तो बहुत ही दल बदलू इंसान हो। जिस देश में रहते हो उसी देश की बुराई करते हो। तुम्हें तो पहले ही देश के बाहर निकाल देना चाहिए। अरे बंद करो यार तुम इस देश के टॉपिक को और कॉलेज चलो। देर हो गई तो प्रोफेसर क्लास में एंट्री नहीं देगा। सबके मुंह बंद हो जाने चाहिए और सिर्फ पैर चलने चाहिए। रिया के कहने पर सभी चुप हो जाते हैं और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो क्लासरूम में पहुंचते हैं और अपनी क्लास अटेंड करते हैं, जहां उनकी प्रोफेसर उन्हें चंद्रयान के बारे में बताती है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे इंडिया ने चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया था। आप लोगों को इस बात की खुशी है या नहीं? यस मैडम, हम सभी लोगों ने ये न्यूज सुनी है। हम खुद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही हमारे भारत का तिरंगा चांद पर भी लहराए। उस दिन का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन होगा। सभी भारतवासी बहुत खुश होंगे उस दिन मैडम। बिल्कुल मैडम, हम सभी को उस पल का इंतजार है। वो दिन हमारे भारत के लिए गौरव भरा दिन होगा। हमारे साइंटिस्टों ने बहुत मेहनत करी है मैडम इसके पीछे। उनकी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। हाँ मैडम, ये बात रिया ने सही कही। सबकी उम्मीदें इस चंद्रयान से जुड़ी है। हमारे देश के साइंटिस्टों ने इसे बनाने के लिए अपने दिन रात एक कर दिए है। उनकी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। जिस देश के वासी अपने देश को इतना प्यार करते हैं, वो भला कभी भी किसी चीज में हार सकता है? नहीं ना। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो इंसान बार बार कोशिश करता है और वो हारने से नहीं डरता, उसकी जीत निश्चित होती है। प्रोफेसर की बात सुनकर जहां सभी स्टूडेंट मोटिवेट हो रहे थे और भारत के चंद्रयान के सही सलामत चांद पर लैंड होने की प्रार्थना कर रहे थे, वहीं साहिल को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसको सबकी बातें बर्दाश्त ही नहीं होती, जिस पर वो बीच में ही बोल पड़ता है। मैडम एक बात बोलूंगा, आप बुरा मत मानना। हमारे भारत के साथ आपको रूस की भी तारीफ करनी चाहिए। अरे उसने तो अपना चंद्रयान 25 10 अगस्त को लॉन्च किया था और मुझे तो लगता है ना वो तो पहुंच जाएगा सबसे पहले। और हाँ, बात रही भारत की, मुझे नहीं लगता कि वो पहुंच पाएगी। ये तू क्या कह रहा है भाई? लगता है तू हिस्ट्री कभी पढ़ता ही नहीं है। अपना मुंह खोलने से पहले हिस्ट्री तो देख लेता भारत की, तब तुझे पता चलता सब कुछ।
सही कहा राहुल ने। जब देखो दूसरे देशों की भलाई और अपने देशों की बुराई करता रहता है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अरे बाहर के देशों में देखो, हर एक सुविधा है, अरे हर चीज की फैसिलिटी मिलती है वहाँ पे। अरे हमारे पैसे ना उनके डॉलर्स के आगे ना कुछ भी नहीं है। अरे कोई वैल्यू नहीं है हमारी उनके आगे। अरे बहुत अमीर है वो लोग। अरे अमीर देशों में नाम आता है उन देशों का, और हमारे देश का क्या है? अरे हमारे देश की तो कोई पूछता भी नहीं है हमें। ये क्या बात हुई साहिल? तुम जिस देश में रह रहे हो उसी की बुराई कर रहे हो। अरे इस देश के नागरिक होने के बाद भी तुम ऐसा सोच रहे हो। तुम जैसे ही लोग होते हैं जो बाहर के देशों को ऐसा सोचने का मौका देते हैं। लेकिन तुम देखना, इस बार चांद पर हमारे देश का ही तिरंगा लहराएगा, और जब लहराएगा ना तब तुम्हें पता चलेगा कि हमारा भारत कितना महान है और हमारा भारत क्या क्या कर सकता है। क्या बात बोली मैडम आपने। आपके साथ साथ हम सभी को इस बात पर विश्वास है कि हमारे भारत का तिरंगा चंद्रयान बनकर चांद पर जरूर पहुंचेगा। करोड़ों लोगों की उम्मीद जुड़ी है उससे, वो उम्मीद बेकार नहीं जाएगी। मैडम आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत 2 बार पहले भी जा चुका है, और दोनों टाइम भारत को असफलता मिली है। पहली बार गया था 22 अक्टूबर 2008 को, और दूसरी बार 2019 में। क्या मिला? हार के तो वापस आए। तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो लोग सफल होंगे ही। साहिल, माना कि हमारे भारत को 2 बार असफलता मिली है, लेकिन फिर भी हमारे भारत ने अपनी आस नहीं छोड़ी और चंद्रयान 3 चांद पर भेज दिया। लेकिन तुम देखना, इस बार हमारा भारत जरूर सफल होगा। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट्स की चंद्रयान को लेकर साहिल के साथ बहस चल रही होती है कि तभी क्लास ओवर की बेल बज जाती है और प्रोफेसर वहां से चली जाती है, जिसके बाद साहिल के दोस्त भी उससे चिढ़कर वहां से चले जाते हैं। समय बीत जाता है और सभी के एग्जाम आने वाले होते हैं, जिसके चलते सभी कॉलेज के पार्क में बैठे अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी साहिल वहां आता है और बोलता है, और भारत के देशभक्तों, क्या कर रहे हो? वही जो तू नहीं कर रहा है, पढ़ाई। जा यहाँ से और हमें भी पढ़ने दे यार। हाँ साहिल जा, हमें डिस्टर्ब मत कर। तुम लोगों का बना हुआ मुंह देखकर ना मेरा दिल ना चीख चीख के कह रहा है कि तुम लोगों से ये शर्त मैं लगा ही लूं, और देखना रूस ही जीतेगा और वही पहले चांद पे पहुंचेगा भी। हाँ ठीक है, लग गई शर्त। हम कहते हैं कि भारत का चंद्रयान ही जीतेगा, ना कि रूस का लूना। और अगर ऐसा हुआ तो तुझे भारत के जीतने की खुशी में पूरे कॉलेज में मिठाई बांटनी होगी, वो भी खुशी के साथ। ठीक है, लग गई शर्त। और हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे कॉलेज में मिठाई तू बांटेगा, वो भी खुशी खुशी। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है, क्योंकि सभी साइंटिस्ट अपनी अपनी जगह पर पूरी मेहनत करते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल इतना कहकर फिर से पढ़ाई करने लगता है और साहिल वहां से चला जाता है। समय बीत जाता है। जहां चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त शाम 6:04 पर होने की संभावना थी, तो वहीं चांद मिशन लूना 25 अगस्त सोमवार को पहुंचने वाला था। लेकिन अचानक आई गड़बड़ी के कारण रविवार को चांद की सतह से टकराने के कारण वो क्रैश हो गया और भारत का चंद्रयान सफलतापूर्वक चांद पर लैंड हो गया। ये खबर सुनते ही पूरा भारत झूम उठा, चारों तरफ खुशी का माहौल हो गया। तभी राहुल अपने सभी दोस्तों के साथ साहिल के पास जाता है और बोलता है, भाई हमारे भारत ने चांद पर अपना तिरंगा लहरा दिया, हम जीत गए। और रही बात रशिया के लूना की, वो तो चांद की सतह से टकरा के ही टूट गया और हमारा चंद्रयान चांद पर लैंड कर गया। अब तुझे कुछ बोलना है तो बोल। ये क्या बोलेगा, आज तो इसकी बोलती ही बंद हो गई है। हमारे भारत ने एक नई हिस्ट्री बना दी यार। देख, हर जगह बस उसी की न्यूज छाई हुई है। हाँ भाई देख, सभी लोग कितने खुश है। मैं तो कहता हूँ हम लोग को ना दीपावली मनानी चाहिए आज के दिन। अरे यार कितनी खुशी की बात है यार। मुझे ना पता था कि हमारा भारत ना बहुत कुछ कर सकता है। देखा, हिस्ट्री में नाम लिख दिया हमारे भारत ने। अरे यार सच बता रहा हूँ, अरे दिल खुश हो गया, मजा आ गया। खुश होने से कुछ नहीं होता है। हमने जो शर्त लगाई थी वो शर्त पूरी कर, उसके बिना हम तुझे माफ नहीं करेंगे। तूने हमारे भारत को बहुत कुछ बोला था। हाँ हाँ भाई, ये कोई बोलने की बात है? अरे मैं तो वैसे ही बांटने जाने वाला था। अरे पूरे कॉलेज में मिठाई बांटूंगा, मिठाई के साथ जो तू बोलेगा वो भी बांट दूंगा यार। अरे मैं बहुत खुश हूँ भाई, बहुत खुश हूँ। और हाँ, मुझे ना माफ करना तुम लोग, मैंने तुम सबका दिल दुखाया था और अपने भारत को लेके ना गलत सोच बनाई। और हाँ, मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि अब मैं विदेश नहीं जाने वाला, मैं तो अपने देश में रहूंगा। मुझे मेरा देश बहुत प्यारा है। वैसे भी क्या है उस पराये देश में, कुछ नहीं मिलता है यार। अरे अपने अपनों से दूर रहते हैं, अरे कोई टाइम नहीं देता एक दूसरे को। वहाँ पड़ोसी नहीं है, मोहल्ले नहीं है, दोस्त यार नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा यार मुझे। सब कुछ तो मेरा यहीं पे है, हमारे भारत के अंदर। तो मैं तो अपने भारत में रहने वाला हूँ।
और मैं तो अपने देश के लिए ना बहुत खुश हूँ यार। हमारा चांद पे नाम हो गया यार, क्या बोलूं मैं। अच्छा तो हम बाद में पार्टी करते हैं, अभी मैं चला मिठाई बांटने, ठीक है? साहिल इतना कहकर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंड होने की खुशी में पूरे कॉलेज में मिठाई बंटवा देता है और इस तरह से साहिल की भारत के प्रति सोच भी बदल जाती है।